हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो जैसे कि हम केस लॉ को समझने से पहले कुछ टॉपिक समझते हैं ताकि उसको हम अंडरस्टैंड कर सके ज़्यादा अच्छे से, वैसे ही आज भी हम कुछ टॉपिक्स लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है जो कहता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन हमें 2 एलिमेंट्स देती है, पहला है एग्रीमेंट और दूसरा है इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है जब दो पार्टीज आपस में कुछ प्रॉमिस करती है कि मैं सपोजिटली ये बाय करूँगा या ये सेल करूँगा और उसके साथ एक कंसिडरेशन अटैच्ड होती है, तब उसे कहते हैं कि एग्रीमेंट बना है। और इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब होता है जब किसी प्रॉमिस को आप कोर्ट में इन्फोर्स करा सको, उसकी वैलिडिटी मेंटेन करा सको, तो उसे हम कहते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन आप हमेशा ये याद रखना कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक एग्रीमेंट होता है, बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। आई होप आपको इतना पता होगा और आप जस्ट एक रिवीजन की तरह देख रहे हो ऊपर ऊपर से टॉपिक्स। ये एक डिटेल वीडियो नहीं है, बिकॉज़ अगर मैं इस पर डिटेल वीडियो डालूँगी प्रॉपर तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, जो आई थिंक आप नहीं चाहते हो। तो अगर आपको डिटेल में समझना है कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, तो एक पूरी ही डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे बना के डाली हुई है, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। आप उस पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से समझ सकते हो। ये बेसिकली बस ऊपर ऊपर से मैं बस टॉपिक्स ले रही हूँ ताकि केस लॉ को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक बार ब्रश अप हो जाए बस। तो अब एक बार एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं। सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, जिसमें से 5 मेन मैंने लिए हैं। सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बिना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सेकंड है लीगल रिलेशन, जिसकी हमने बात की थी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तीसरा है ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जो है वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो या कुछ इलीगल ऑब्जेक्ट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। महबूबा को मारने के लिए 25 लाख रुपए की चुपाली लिए, वो भी तेरे बाप से। नेक्स्ट है हमारा कंसेंट। तो दोनों पार्टीज का कंसेंट प्रॉपर होना चाहिए, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। और लास्ट है हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जैसे कि माइनर नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड के नहीं कर सकते, और ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है। और हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ जो कि है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हम सबको ही पता है कि बेसिकली अगर आप किसी चीज़ को एक्नॉलेज कर लेते हो, किसी चीज़ को मान लेते हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर हम प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ रूल्स हैं जिसके बाद ही कोई एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वरना वो अगर कोई भी नॉर्मल एक्सेप्टेंस है जो कि उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। सबसे पहला है कि एक्सेप्टेंस जो है या तो वो एक्सप्रेस भी हो सकता है या वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, विच मीन्स कि या तो आपने रिटन में एक्सेप्टेंस दी है या आपने बोल के ओरली एक्सेप्टेंस दी है, या फिर अगर आपने कोई ऐसा बिहेवियर करा कि सामने वाले को लग रहा है कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो उसे भी हम वैलिड एक्सेप्टेंस में ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर ऑफरर ने एक पर्टिकुलर मेथड प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर आप इस मेथड से एक्सेप्टेंस दोगे तभी मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा, तो आपको उसी मेथड से ही एक्सेप्टेंस देना होगा। सपोजिटली अगर ईमेल प्रिस्क्राइब्ड है, ऑफरर ने बोला है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी है तो आप मुझे ईमेल कर दो, और आपने उसको व्हाट्सएप कर दिया या टेलीफोन से कॉल करके बोल दिया या कोई और मेथड लेटर पोस्ट कर दिया, तो वो एक्सेप्टेंस भले ही रिटन था लेकिन क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड मेथड में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो एक्सेप्टेंस अब वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी और कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा।
नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप शॉपकीपर को बोलोगे हाँ मुझे ये खरीदना है, और आप उसके पैसे वैसे पे करके ले लोगे। लेकिन अगर आप किसी शॉपकीपर को ये बोलते हो कि हाँ मेरा ये सामान साइड करके रख दो, मैं अभी आता हूँ 5 मिनट में, तो इसका मतलब ये होता है कि शॉपकीपर जानता है कि आप कहीं और जा रहे हो देखने, और आपकी एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है। और अगर कोई और बायर आता है तो वो उसको वो सामान बेच देता है। उसके बाद अगर आप उस शॉप पे जाके बोलते हो कि आपने वो सामान क्यों बेचा, मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दी थी, तो वो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं होगी और कोई कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम फॉर्म नहीं हुआ होगा। तो एक्सेप्टेंस को हमेशा एब्सोल्यूटली क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली ये है कि अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो और उसके कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशंस थे कि अगर आप ये कंडीशंस फॉलो करते हो उसके बाद ही ये आपको मिलेगा, उसके बाद ही एक्सेप्टेंस आप दे सकते हो, तो आपको उस मैनर में, उस प्रिस्क्राइब मैनर में वो कंडीशंस पहले फुलफिल करनी होगी, उसके बाद ही आप एक्सेप्टेंस दोगे, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो 2 चीज़ें हाईलाइट करता है। पहला है काउंटर ऑफर और दूसरा है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ये दोनों ही टर्म्स की मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। काउंटर ऑफर जो है वो एक तरीके से आप बार्गेनिंग की सिचुएशन में ले सकते हो। सपोजिटली आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे सेलर ने आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस 530 रुपीज़ बताया और आपने उसको बोला कि नहीं सर मुझे तो ये 500 रुपीज़ में चाहिए। तो जैसे ही आपने उसको 500 का प्राइस कोट करा, वहाँ से आप एक ऑफ़र दे रहे हो सेलर को कि मैं इस प्राइस में ख़रीदना चाहता हूँ, आप ये एक्सेप्टेंस दे दो कि आप इसमें ये आप ये सेल करोगे। और इस तरीके से क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑफ़र होता है, मतलब जो 530 का ऑफ़र होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, लैप्स हो जाता है। 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए किलो। मैम साहब कितने दूं मैम साहब? 15 में दे दो। मैम साहब मुफ्त में लेना है क्या? आपको 15 में दे दूंगा, मेरे पास बचेगा क्या? 3 किलो लूंगी। ठीक है मैम साहब, थैला खोलिए। 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। जल्दी करो लूट मचा दो मेरे भाई, जल्दी करो। ये लीजिए। भाई साहब क्या बोला आपने? हाँ? आपने अभी 10 रुपए किलो कहा? हाँ तो अरे अभी अभी तो आपने मुझे 15 में बेचे। अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझी? और वही कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है वो ऐसी एक्सेप्टेंस होती है जिसमें आप कुछ कंडीशंस रख देते हो उसको एक्सेप्ट करने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेंटर हो तो आपको अगर एक घर पेंट करने का ऑफ़र आता है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि मुझे इस तारीख को ही अपनी पेमेंट चाहिए, इसके बाद पेमेंट नहीं चाहिए। तो ऐसे एक्सेप्टेंस को हम कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस। और ऑफरर चाहे तो उस एक्सेप्टेंस को एब्सोल्यूट होने से पहले कभी भी रिवोक कर सकता है। नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये बेस्ड है कम्युनिकेशन के ऊपर, और हमारा जो आज का केस लॉ है वो इससे रिलेट करता है। तो जो एक्सेप्टेंस है वो उसे कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। सपोज इट, अगर आपको कोई ऑफ़र आया है, ठीक है, कि आप ये बाय कर लो या आप ये काम कर दो, और आप उसको अपने दिमाग में एक्सेप्ट करके बैठे हो कि हाँ ठीक है मैं तो कर दूंगा, और ये बात अगर आपने ऑफरर को नहीं बताई, मतलब आपने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी कि हाँ मैं रेडी हूँ ये करने के लिए या बाय करने के लिए, तो फिर ऐसी एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मानी जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं बनेगा। और इस पॉइंट की और अच्छे से क्लैरिटी आपको केस लॉ देखने के बाद ज़रूर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो साइलेंस के ऊपर बात करता है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये ऑफरर के ऊपर रूल अप्लाई होता है, ना कि ऑफरी पे। अभी तक हमने जितने रूल्स देखे वो कहीं ना कहीं ऑफरी पे अप्लाई हो रहे थे, पर ये जो रूल है ये ऑफरर पे अप्लाई होता है कि ऑफरर अपने पार्ट पे किसी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकता। सपोज एक ऑफर दिया है एक ऑफरर ने कि आप ये लैंड जो है इस तारीख तक कोई भी खरीद सकता है वाया ईमेल मोड, ठीक है, लेकिन वो उस ऑफर में ये नहीं लिख सकता कि अगर आपने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया 15 डेज में तो मैं मान लूंगा कि आपने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है।
और अगर 15 डेज बाद आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो उसे एक्सेप्टेंस ट्रीट कर लेगा। तो ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं माने जाएंगे। मेरी साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस। सपोज अगर आपने वो ईमेल नहीं देखी उस ऑफर की और आपने इसलिए रिप्लाई नहीं किया, तो ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा ना। ऐसे तो लोग फिर यही लिखना स्टार्ट कर देंगे जिसको एक्सेप्ट करवाना होगा ज़बरदस्ती, कि आप 5 डेज में रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूँगी, आपकी साइलेंस को मैं हाँ मान लूँगा। ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों के माइंड्स जो है वो मीट होने चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसा टर्म दिया है या कोई भी ऐसा साइलेंस के ऊपर ऑफर अगर मान के चल रहा है कि मैं एक्सेप्टेंस मान लूँगा, तो ऐसे एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो एक तरीके से जनरल ऑफर पे बात करता है। जनरल ऑफर ऐसे ऑफर होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हो सकती है कि आप ये अगर फॉलो करते हो हम आपकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे, या कुछ भी ऐसा जनरल ऑफर जो कि एक तरीके से पब्लिक को दिया जाता है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो, आप इसको मान लेते हो, तो हम आपकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे। लेकिन अगर उस ऑफर में लिखा है कि अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो आप हमसे आके पहले एक्सेप्टेंस हमें दो, उसके बाद इस पे एक्ट करो, तो फिर आपको कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें कम्युनिकेशन नेसेसरी नहीं होता। इस पे भी बहुत ही फेमस केस लॉ है कार्बोलिक कंपनी का, जो हम किसी और वीडियो में देखेंगे ज़रूर। और आज का हमारा आखिरी रूल है कि एक्सेप्टेंस आप कब तक दे सकते हो। तो बेसिकली अगर ऑफर में टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है तो आप उस टाइम पीरियड तक ही दे सकते हो, अगर वो चाहे वो 2 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो या 1 साल हो, ठीक है। तो ऑफर में अगर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है तो आप उस टाइम पीरियड के अंदर दे सकते हो। सेकेंडली, अगर वो ऑफर लैप्स हो गया, मतलब वो ऑफर ने उसको बंद कर दिया या ऑफर ने उसको हटा दिया, तो आप तब उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, या रिवोक कर दिया, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से बंद हो गया, किसी भी रीज़न से अगर ऑफर बंद हो जाता है तो उसके बाद आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है और ना ही वो लैप्स और रिवोक हुआ है सपोजिटली, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी टाइम जाके 10 साल बाद जाके कह रहे हो कि अरे आपने उस 10 साल पहले एक ऑफ़र दिया था और मुझे पता चला है वो तो रिवोक हुआ नहीं अभी तक, तो मैं उसका एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, आप मुझे वो बेच दो कार। तो ऐसे नहीं होगा। एक रीज़नेबल टाइम होता है किसी चीज़ का, और जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं लिमिटेशन एक्ट के नाम से। तो हर एक चीज़ का लिमिटेशन होता है कि आप इस लिमिटेशन के अंदर ही वो काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि मुझे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लिमिटेशन पीरियड बताओ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से। अब हम अपने केस लॉ को देखने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो चलते हैं केस लॉ की तरफ। Beta, it's time for bed. Go to bed early. Okay. Ram, beta, where are you? Ram, are you there in washroom? Ram, beta, where are you? Please, beta, respond. What happened, sister? Why are you shouting? Bhaiya, I cannot find Ram. What do you mean cannot find? He must be downstairs, No, Bhaiya, I have looked everywhere. He is missing from home. where he will go this late night. I don't know. Please find him before something bad happens. Don't worry, sister. I will look for him. Lalman Shukla, Ram is missing. Go and find him. Okay, sir. Sir, I have seen everywhere. I am sorry, I cannot find him. Shukla, you go to Haridwar and search there. He must have gone there. Bring him back to Kanpur. Okay, sir, understood. Take this money for your travel expense. And find him. Also tell other servants to go in different places. Okay, sir, I will do that and leave for Haridwar. Don't worry, sister. I have sent servants to Haridwar and different places. They will find them. I am very afraid, Bhaiya. If something happens to him, then what will I do? Nothing will happen to him. Bhaiya, put an reward money of 501 rupaya on finding him. Okay, I will do that tomorrow morning itself. Few days later, Lauman Shukla, unaware of the prize money, found Ram and brought him back. Don't be afraid. Your aunt love you very much. She will be happy to see you. I don't know.
Beta, you are back. I was so afraid. What man, you have earned so much, and still not giving me a treat. What are you talking about? You have fined Ram, right? Yes, they were happy and gave me 50 rupees. It's not that big amount to give your treat. What, are you stupid or what? Or are you kidding with me? What happened? Why are you talking like this with me? Everybody knows that they have put a price money of 501 rupees to whomsoever bring Ram back. What are you saying? They have made you fool by giving only 50 rupees. Gauri ma'am, you have not given me the price reward for bringing Ram sir back. What are you saying? I have given you the travel expenses and 50 rupee also. Ma'am, but you have put a reward money of 501 rupaya. That's all was put like that only. Now go do your work. Ma'am, this is not fair. You have to give me the prize money. If you want to do the work here, continue with your work, otherwise, you can go back to your home. This is not fair, ma'am. What happened, Shukla? You are not looking good. I asked for the reward money and instead of giving me the money, they have fired me from the work. That's not good, man. Reward money was your right. They have given an offer and now, when you have bring their nephew back, they cannot deny it. What can I do? You can go to court of law to get justice, Shukla, that money is your right. Okay, I think you are right. Sir, I was working in Gauri Dutt's mom house when her nephew ran away from the house. Sir, they offered a reward money of 501 rupees to those who bring their nephew back. Sir, I went to Haridwar to find him, and after lots of effort, I found him and brought back to his home. However, sir, they just gave me 50 rupees only and fired me when I demanded the prize money. Sir, we gave Shukla the travel expenses to bring our nephew back. We didn't offer him the prize money. Furthermore, when he came back he was happy with 50 rupees but later started demanding money. Sir, this clearly shows that he did not have any knowledge of the offer. As there was no communication of offer, the acceptance to such offer cannot be valid. Sir, therefore the plaintiff had no awareness of the reward offered by us, because the handbill was released after the plaintiff had already set out to find our nephew. For a valid contract to be formed, there must be both knowledge and assent to the offer made by the proposer. Proper acceptance or approval by the offeree is necessary before a contract can be considered binding. The plaintiff, Lalman Shukla, did not know the reward before he performed his task of searching for the missing boy. He only became aware of the reward afterward, which made it impossible for him to accept the offer in the first place. Lalman Shukla was merely fulfilling his duties as a servant by tracing the missing boy. It was a part of his obligation, and he was not doing it in response to the reward offer. Consequently, he could not have accepted the offer. As a result, there was no valid contract between the parties, and Lalman Shukla is not entitled to the reward. आई होप अब आपको एक्सेप्टेंस एंड स्पेशली ये केस लॉ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और पसंद भी आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़.